अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले तकरीबन दर्जन भर लोग गिरफ्तार किए गए और इसमें हरियाणा की बेहद मशहूर यूट्यूबर ज्योति रानी मल्होत्रा का नाम इस वक्त पूरे देश भर में है। उन्होंने जो देश के साथ गद्दारी की है, पूरे देश भर में उसको लेकर आक्रोश है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने किस तरह से पाकिस्तान के हाई कमीशन का इस्तेमाल करके भारत में जासूसी के जाल तैयार किए हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश में एक और कड़वा सच उजागर हुआ। हमारे अपने लोग, हमारे देश के नागरिक, हमारे देश से जुड़े हुए लोग, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बहनों भाइयों, नमक हरामी कर रहे हैं। ये देश के साथ दोगलेबाजी कर रहे हैं। किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, पाकिस्तान के किसी भी PIO यानी कि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स या वहाँ के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क रखना ये देशद्रोह है। पाकिस्तान हमारा एनिमी राष्ट्र है, हमारा दुश्मन मुल्क है और वहाँ के उच्च आयोग की पार्टियों में जाना, उनके साथ रिश्ते रखना, उनके साथ संबंध रखना, बार बार पाकिस्तान की विजिट करना, ये कई चौंकाने वाले संदेश देता है। भारत के भीतर हमारी सोशल मीडिया से लेके हमारे संवेदनशील स्थानों तक जिस तरह का डीप पेनिट्रेशन इंफॉर्मेशन का, इंटेलिजेंस का ISI लगातार बना रही है, वो एक बेहद चिंता का विषय है। वो तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश भर में इंटेलिजेंस ब्यूरो और बाकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने एक वृहद अभियान चलाकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो पाकिस्तान के सीधे संपर्क में रहे हैं। बहन भाई, उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए और उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। 8 शहर से 11 जासूस पकड़े गए और ये जासूस कम, इस देश के गद्दार ज़्यादा हैं। ये किसी भी प्रकार से जुड़े हों, इसकी जांच आगे चलेगी। तमाम और महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर सामने आए हैं, लेकिन ये भी दिखाता है कि हमारे देश के भीतर हमारे अपने लोगों के द्वारा इस देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। वो तो ऑपरेशन सिंदूर के बहाने पूरे देश भर में ये जो अभियान चला, इससे पोल खुल गई। ये पता चल गया कि कौन कौन पाकिस्तान के लिए क्या काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर हरियाणा में हिसार की रहने वाली ज्योति रानी मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान विजिट कर चुकी है और पाकिस्तान उच्च आयोग के एक खुफिया अधिकारी दानिश के साथ उसके जिस तरह के संबंध, व्यक्तिगत संबंधों की कहानियां सामने आ रही हैं, उसके फुटेज सामने आ रहे हैं, वो बहुत हतप्रभ करता है, हैरान करता है और बहनों भाइयों स्तब्ध करता है। क्या हो गया इस मुल्क के लोगों को कि अपने देश के साथ जाने अनजाने गद्दारी करने से भी बाज नहीं आते। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा को, देश की अखंडता को दांव पे लगाने पे एक क्षण भी नहीं सोचा। ऐसे लोगों के खिलाफ भारत को बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी कड़ी कार्रवाई की नज़ीर बने। यूनाइटेड स्टेट में देशद्रोह करने पर बहुत कड़ी सजा है, उम्र कैद है वहाँ पे और भी पेनाल्टी है वहाँ पे। लेकिन भारत में देशद्रोह को लेकर या देश के साथ गद्दारी करने को लेकर जो कानून है वो इतने लचीले हैं कि यहाँ कोई बहुत सज़ा नहीं होती। माधुरी गुप्ता का केस इस देश के लिए एक उदाहरण था कि महज उनको कुछ 1 वर्षों की सज़ा हुई, बाद में जेल से छूटी और किस तरह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद के इंटेलिजेंस कम्युनिटी के टच में थी और भारत की खुफिया सूचनाएं दे रही थी। उन्होंने पूछताछ के दौरान ये कहा कि मैं ऐसा कर रही थी, इतना जानने में आपको इतना वक्त लगा। ये एक तरह से हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी पर भी सवाल उत्पन्न करता है। ज्योति रानी मल्होत्रा का केस में भी यही सिचुएशन है। उस लेडी को लगातार पाकिस्तान के वीज़ा कैसे मिल रहे थे? एक हिंदू महिला, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बार बार पाकिस्तान क्यों जा रही थी? तब इंटेलिजेंस कम्युनिटी के कान क्यों नहीं खड़े हुए? बार बार वो अटारी वाघा बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होती थी, इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी? और उसका वीज़ा इतनी आसानी से अप्रूव कैसे हो जाता था? क्या इस बात की चिंता भारत सरकार की इंटेलिजेंस कम्युनिटीज़ ने नहीं की? इसको भी से फेल्योर के तौर पर जोड़ा जाना चाहिए। आखिर देश के भीतर इस तरह के इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन को रखने वाले, सीक्रेट जानकारियों को
जुटाकर पाकिस्तान को पहुंचाने वालों पर नज़र रखने में हमसे चूक कहाँ हुई है, हम इस विषय पर भी बात करेंगे। बहनों भाइयों, कुछ विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जहां देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता का प्रश्न है, वहां पर हमें किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखनी चाहिए। क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग रहेंगे जाएंगे, हम आप आज हैं कल नहीं रहेंगे। हमें आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, एकता वाला, अखंड हिंदुस्तान देकर जाना है। इसलिए हमें ऐसे गद्दारों को चिन्हित करना होगा, अपने बीच के लोगों को चिन्हित होगा। और मैं आज आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, आप सब अपने आसपास नज़र रखिए, पहचानिए उन लोगों को जो दुश्मन मुल्क के साथ संपर्क में हो। अगर कोई भी सूचना हो तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन को ज़रूर इस बात की जानकारी दें। हर ज़िले में LIU के नेटवर्क हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स IB के बैठते हैं, या जिलाधिकारी SSP को आप ज़रूर जानकारी दें ऐसे जो भी लोग आपके पास विचरण कर रहे हैं। लिहाजा इस पर कार्रवाई की हमें बेहद सख्त ज़रूरत है। और दूसरा विषय, पाकिस्तान के उच्च आयोग जो नई दिल्ली में स्थित है, उसको किसी भी प्रकार के भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने देना चाहिए। भारत सरकार से मेरी मांग है कि अगर ठोस सबूत मिलते हैं तो पाकिस्तान के उच्च आयोग को नई दिल्ली में बंद कर देना चाहिए, उसके सारे पाकिस्तान के अधिकारियों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। आज आप कुछ बयान सुने, फिर इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे अभी एक ने देखा है, कभी कोई मल्होत्रा गिरफ्तार हुई, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रमों में रही है, हर कार्यक्रम में जाती आती रही, भाजपा की टोपी लगा के घूम रही है। और ये पूरी तरीके से इसका पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। ये लोग भी तो उन्हीं से जुड़े नहीं है ऐसा तो, क्योंकि जब आने का मतलब है कि कैसे, किस रास्ते से आए, क्या कर रहे हैं, ये जानकारी करनी चाहिए। निश्चित तौर से सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और पूरे तरीके से सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए। ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ हीरो वाजपेयी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ आज एक खास मेहमान उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP, फॉर्मर DG इंटेलिजेंस DS चौहान साहब भी ख़ास तौर पर मौजूद हैं। संजय खन्ना साहब हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, कर्नल रोहित देव जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। सबसे पहले मैं रुख करूंगा DS चौहान साहब का। मैं उनके साथ चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि DS चौहान उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4 वर्षों तक इंटेलिजेंस के चीफ रहे हैं, वो DGP के पद पर भी रहे हैं, और पूरे देश भर में जो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस सेटअप है वो उत्तर प्रदेश का है, और कई बड़े मामले उन्होंने क्रैक किए जो इंटेलिजेंस में होने की वजह से वो मीडिया की सुर्खियों में भले ना आए हों, लोकल पुलिस को गए हों, पर उत्तर प्रदेश की जो इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट है वो बेहद ताकतवर और मजबूत है, और चौहान साहब उसके बहुत लंबे समय तक चीफ रहे हैं। मैं सीधे उन्हीं का रुख करता हूं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, आज की एक बेहद महत्वपूर्ण डिबेट में आपने शिरकत की, आपका धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपने ये सुना कि हमारे 8 शहरों में 11 गद्दार, यानी जो देश के प्रति दोगलेपन कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, इतना बड़ा डीप पेनिट्रेशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हमारे यहाँ कैसे कर पाई, और इनको हैंडल करने के लिए आपके पास का क्या एक्सपीरियंस रहा बीते दिनों का? आपने किस तरह, जब इंफॉर्मेशंस आती थी, आप हैंडल करते थे? नमस्कार ब्रजेश जी। जो हमारे ये जासूस पकड़े गए हैं, निश्चित रूप से ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है हमारे स्टेट पुलिस फोर्सेस ने, जो इस तरह की सुरागरसी करते हैं दुश्मन देशों के लिए। इसके लिए काउंटर इंटेलिजेंस विंग भारत सरकार के लेवल पर है, और राज्य सरकार की जो पुलिस है उनके यहाँ भी ये काउंटर इंटेलिजेंस अवेलेबल है। ये एक सतत कार्य करने वाली जो प्रक्रिया है,
जी। उस पे काम होता रहता है। और स्टेट पुलिस, सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स, ये सब मिल के कार्य करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। और समय समय पर हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करते रहते हैं। कई बार हम लोग इसको सार्वजनिक नहीं करते हैं, कई बार सार्वजनिक करते हैं। तो ये कार्य बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो भारत के नागरिकों की है कि आप ऐसे समय पर, जब कठिन समय है, दुश्मन देश बहुत एक्टिव है, जी। तो आपको अपने कान और आंखें खुली रखनी है। और जहां भी आपको शक शुबा हो तो संबंधित एसपी मैं को आपसे या जानना अपने चाहता हूं, एक थानेदार कॉमन को मैन को और हमारे दर्शकों ये को आप जरूर अवगत बताएं कराएं। कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, इतना डीप पेनिट्रेट करने में उसे कामयाबी कैसे हासिल हुई? और स्पेशली मैंने देखा कि हिंदू कम्युनिटी से इस बार उन्होंने ज़्यादा पेनिट्रेट करके जासूस या सूचना लेने के लिए लोग इकट्ठे किए। कारण इसका क्या है? नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग छोटे पैसे के लिए जो है लालच में आ जाते हैं और उसमें करते हैं। दो तरह की इसमें मुखबिरी होती है। एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, खास करके हमारा सोशल मीडिया जिसे हम कहते हैं, इंटरनेट बेस्ड जो है, तो उस पर जानकारी साझा करना बहुत आसान हो गया है। और इसमें कवर बनाया जाता है। जो अभी आपने उदाहरण दिया हरियाणा का ज्योति मल्होत्रा का, ये बड़ा स्पष्ट है कि उसने पहले कवर बनाया और उसके बाद में फिर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया। इस पर निश्चित रूप से हमारा ध्यान जाना चाहिए था और जाता भी है। स्टेट इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस इसको मॉनिटर करती है कि कौन बार बार जो है दुश्मन देशों में जा रहा है और क्यों जा रहा है। तो इस पर निगाह रखी गई थी और इस निगाह का ही परिणाम है कि उसको अरेस्ट किया गया। ये कोई फेल्यूर नहीं है, ये सक्सेस है कि हमारे जो स्टेट इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस ने मिल के इसको सही समय पर, इसका जो अंडर कवर ऑपरेशन चल रहा था उसको सार्वजनिक किया है और उसको अरेस्ट किया है। सर आपका बाकी जगह भी अरेस्टिंग हुई है। जी। और आप देखते हैं अब तो अभी आप देखते हैं कि सभी स्टेट्स में कमोबेश जो है जी। एक और स्पेशलाइज्ड फोर्स गठन किया गया है, एंटी टेरर फोर्स जो है, तो उसमें भी ये कार्रवाई चलती रहती है लगातार जो है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आईएसआई की वर्किंग किस तरह से है? और वो भी जो एक बैंकरप्ट लगभग कंट्री हो, इतना फंड उनको कहाँ से आता है और कैसे वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं? आज मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी और स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का थोड़ी देर पहले जारी किया गया एक प्रेस नोट, जिसमें पाक दूतावास के एक उच्चाधिकारी को तुरंत डिमार्च करने यानी बाहर जाने के आदेश दिए हैं। और उसमें ये बात कैटेगरिकली लिखी है कि पाकिस्तान के उच्चायोग में जो अधिकारी तैनात हैं उनको जो प्रिविलेज हैं, विशेषाधिकार हैं, उनका दुरुपयोग करने की कोशिश हुई है। क्या पाकिस्तान हाई कमीशन इस तरह के करता रहा है? ये सभी जो हाई कमीशंस होते हैं उनमें 2-3 पद ऐसे होते हैं जिसमें मिलिट्री अटैचे कहा जाता है। तो ये लोग वहाँ पोस्ट होते हैं और इनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाती है। जब भी ये संज्ञान में आता है कि ये अपने सीमा के बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं, तो उस पर ही गवर्नमेंट ये कार्रवाई करती है। इन ऑफिसर्स जिनको अभी बाहर किया गया है, इनके ऊपर निगाह रखी जा रही होगी और जब इनकी अवांछनीय गतिविधियां लाइट में आ गई होंगी तो इनको बाहर किया गया। एक वर्ग है जो ये कह रहा है कि स्टेट इंटेलिजेंस कम्युनिटी, सेंट्रल इंटेलिजेंस कम्युनिटी, ओवरऑल इंटेलिजेंस कम्युनिटी तालमेल का अभाव है, तभी तो ज्योति रानी मल्होत्रा जैसे केस उदाहरण है कि बाघा बॉर्डर से वो बार बार क्रॉस करके जा रही है। अगर कम्युनिटीज़ में, इंटेलिजेंस कम्युनिटी में आपस में तालमेल होता तो ये ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही ये मामला पकड़ में आ गया होता। हमें थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए निष्कर्ष पे आने में, क्योंकि कई बार इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे लोगों को कार्रवाई करने देती है। उनको हम लंबी, जिसे कहते हैं लंबा रस्सी देते हैं और इनको ढील देते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं लगातार जो है, और सही समय पे इसको फिर उजागर करते हैं और अरेस्टिंग करते हैं। क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि उनका हैंडलर कौन है। ओके। क्योंकि उस हैंडलर की आइडेंटिटी जानकारी करना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस केस में भी ऐसे ही किया है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कि सही समय पर उसको जो है आउट किया है और उसको जब हैंडलर्स का पता चल गया है तब उसकी अरेस्टिंग की गई है। मान लीजिए कि एक काल्पनिक सिचुएशन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि आपको टारगेट ए मिला कि ए पर आपको डाउट है,
आप उस पर नज़र रखने के क्या तरीके हैं? वैसे मैं कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं जानना चाहता, लेकिन ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव थोड़ा लोगों को पता भी रहे, ताकि आपको सूचना देने में आसानी हो जनता को। नहीं, ये ऑपरेशनल डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब कोई भी हमारे संज्ञान में हमें सस्पिशियस टारगेट लगता है, उसकी गतिविधियां सस्पिशियस लगती हैं, तो उसको हम लोग फिर ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं और बाकी अन्य तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। फिजिकली डिजिटली दोनों इसमें तरह से basically मॉनिटर दो करते तीन हैं। तरीके सिंपल होते हैं। जैसे हम अगर बहुत हाई वैल्यू टारगेट है तो हम लोग मैन टू मैन मार्किंग करते हैं, और बाकी फिर अपने जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनके आधार पे भी मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन ये मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि इसका डिटेल में जाने का कोई औचित्य नहीं है, नंबर एक, जी। और जाने के कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। हम्म। तो इसको, लेकिन जब भी हाई वैल्यू टारगेट हम लोग मिलता है तो हम लोग उसको काफ़ी समय तक इसके ऊपर नज़र रखते हैं, और जब सही समय आता है तब कार्रवाई करते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया सर, प्लीज़ कंटिन्यू विद अस। मैं संजय खन्ना साहब, फॉर्मर ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी के, मैं उन्हें इनवाइट करता हूं। खन्ना साहब, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी लंबे समय तक यहाँ पेनिट्रेट कर रही है, हर कम्युनिटी में अपने जासूस तैयार कर रही है। हमें क्या करना चाहिए था सर? क्या हमें वक्त लगा इन्हें पहचानने में, गद्दारों को, या फिर हमने वक्त रहते कार्रवाई की? क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ये पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। खन्ना साहब, देखिए, ये जो एस्पिनाज या स्पाइंग है, ये पाकिस्तानी आईएसआई ने सन 48 में आईएसआई खड़ी हुई थी पार्टीशन के बाद, और तब से लेके जो है इनका मेन मुद्दा हिंदुस्तान के खिलाफ जो है कार्रवाई करना है, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो, चाहे फौजी एक्टिविटीज हो। आपको पता है कि 65 में लड़ाई हुई, 71 में लड़ाई हुई, 99 में लड़ाई हुई है, और अभी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो ये शुरू से सक्रिय रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस को छोड़ के, जैसे रॉ है, वो 1968 में खड़ी हुई है, और 20 साल। खन्ना साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? ओके, खन्ना साहब से मेरा संपर्क टूट गया है, मैं वापस उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। कर्नल रोहित देव बहुत ही जाने माने जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कर्नल साहब, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कितना बड़ा सेटबैक है कि हमारे 8 शहरों में हमारे ही अपने 11 गद्दार पकड़े गए? ये हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी क्या कर रही थी सर? ब्रजेश जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस सब्जेक्ट को गंभीरता की तरफ से लिया है, और आपने कोई मौखौलिक राजनीतिक तौर पे इसको नहीं उजागर किया है, क्योंकि काफ़ी टीवी चैनल हैं ये तू मैं की लड़ाई खाली लड़ रहे हैं 2 दिन से। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एस्पिनाज का जो है सिलसिला, ये नया सिलसिला नहीं है, और ये अभी कुछ है भी नहीं। 11 पकड़ना तो मैं कहता हूँ इट्स नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग, राइट। तो जो इन्फिल्ट्रेशन है पाकिस्तानी आईएसआई की, थोड़ा उसको आपको संक्षेप में समझाता हूँ। इनका जब संगठन हुआ, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे 48 में, इनकी पूरी नीति रही है किस तरह से भारत को तोड़ने की, और खासतौर पे 71 के बाद मैंने उल्लेख किया था आपका, इनकी एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर की जो नीति है उसका लास्ट शो में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने पैसे का यूज किया है, राइट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, जहाँ पे इनके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, किसको खिलाना पिलाना, कैसे अपनी ओपिनियन बनाना, वहां से शुरू करते हैं। ये अपने एसेट्स को, ऑल 3 वाइसेस, वाइन, विमेन, वेल्थ को यूज करते हुए they have compromised a lot of assets within our country। तो हमारे कंट्री में भी काफी लोग हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ छोटे मोटे यूट्यूबर और कुछ सिटीजन्स जो थोड़े पैसे के बकाव में आते हैं। सिस्टम में चलते हुए ऊपर ऑफिशियल तौर पे काफी लोग हैं जो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये छोटी सी घटना नीचे हो रही है जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं। इन्फिल्ट्रेशन एनिमी के कैंप में, खेमे में जैसे करना चाहिए, पाकिस्तान सक्षम रहा है। मैं बताता हूँ क्यों। बहुत पैसे डाले उन्होंने हमारे देश में, हमारे पॉलिटिशियंस की जेब में, हमारे जो ओहदेदार हैं उनकी जेब में, हमारे इंटेलिजेंस को भी कल्टीवेट करके यूज किया है हमारे अगेंस्ट। तो ऐसे आप बहुत चीज देखेंगे उजागर होने को, वरना कोई वजह नहीं है कि भारत के नोट, और खासतौर पे जो इंडेलिबल इंक है हमारे, जहाँ नोट प्रिंटिंग का, वो पाकिस्तान में पहले प्रिंट होता था नोटबंदी से पहले। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो इन्फिल्ट्रेशन बहुत हाई है। पाकिस्तान हाई कमीशन में वो आते थे, मिस्टर गिलानी और उनके जो दस्ते, वो कैश लेके अपने गाड़ियों में जाते थे। वो कभी प्लेन से सफर नहीं करते थे, क्योंकि प्लेन में सामान की चेकिंग होती है, बट उनके जो कारवां जाते थे यहाँ से, जो
कार वाले, वो कारवां में तो पैसा भरा होता था। आप देखिए किस तरह से घुसपैठ के नाम पे पैसे कमाए जाते थे। तो ये इन्फिल्ट्रेशन बहुत हाई ऑर्डर का है। तो इसको आप ये मत समझिए कि कोई छोटे यूट्यूबर ये एक तो दो अभी जो जो आ हमने रहे हैं पकड़ा ये तो ये पीनट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है। इनके पीछे क्या हाथ हैं, वहां के कौन से हैंडलर, और हैंडलर नॉर्मल जो हैंडल कर रहे हैं, जो आईएसआई के एजेंट हैं या उनके जो आर्मी या जो जिहादी जो लोग हैं, वो नहीं। हैंडलर वो जो कि एक स्कीम के तौर पे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग पोर्टफोलियो में, कैसे इन्फिल्ट्रेट करना है इंडियन सिस्टम में, इंडियन ब्यूरोक्रेसी में, इंडियन गवर्नेंस में, इंडियन मार्केट में, इंडियन यूथ में, इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशन में, बॉलीवुड में। आप देखिए किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन होता है। और हम ये आपको सब कुछ डाउट करते है इस नहीं थे, बात पता पे नहीं कि क्यों हमारे करते थे। इस्टेब्लिशमेंट के भीतर भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है या हुआ है? 100%, मेरे को कोई डाउट नहीं है। मैं तो जब मेजर होता था आज से 20 साल पहले, तब मैं बोलता था कि मेरे को शक है। और मैं कह रहा हूं आपको बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि देर आर बैड एलिमेंट्स हु आर मेड टू राइज इन वेरियस एचेलॉन्स ऑफ आवर गवर्नेंस एंड पॉलिटी जस्ट बेस्ड ऑन मनी फ्रॉम द एनिमी स्टेट, वेदर इट्स चाइना और पाकिस्तान। तो मैं कोई आपसे मतलब ऐसी बात नहीं करूंगा कि आप समझे कि मैं आपको कोई विशी वॉशी एक क्लैरिटी और चाहिए मुझे। तमाम लोग कहते हैं कि अनजाने में लोग संपर्क में आ जाते हैं और फिर पर्सनल बातचीत में उन्हें एहसास ही नहीं होता कि कब वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऐसा को नहीं है, पीआईओस को ऐसा नहीं फॉरवर्ड है, करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप कर्नल रोहित देव की बात करेंगे और कोई आपको मिल गया और आपने बात करनी शुरू की, तो कर्नल रोहित देव के ऊपर है कि वो कुछ डाइवर्ज ना करें, चाहे वो सर्विस में हो चाहे वो वेटरन हो। तो इतना दिमाग तो होना चाहिए। बट जब आप यूट्यूबर को देखेंगे, आप मैं एग्जांपल दे रहा हूं जिसका आपने महिला का नाम लिया, आपने बोला हिसार से, क्यों? आपने देखा किस तरह से हमारे जो डीआरडीओ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट को टारगेट किया जाता है। कौन टारगेट करता है? कैसे कल्टिवेट, कैसे कॉम्प्रोमाइज होते हैं चेयरमैन उतने बड़े इंस्टीट्यूट के। उसी तरह से आप देखिए हिसार एक जगह है, आपकी जो आर्मर्ड डिविजन्स हैं वो आपकी सबसे बड़ी फोर्स हैं, ग्राउंड फोर्स हैं हिंदुस्तान की आर्मी की। आप कहीं भी आर्मर्ड डिवीजन के आसपास चले जाइए, ब्रिगेड्स के पास चले जाइए, जहां भी बाहर दुकान है, 4 घर बने हैं लोगों को किराए पे देने के लिए, आपको आईएसआई का नेटवर्क वहां पे मिलेगा। कैसे पकड़ना है, कैसे उनको काबू Shocking. करना है, वो सरकारों के हाथ में बहुत होता ही है। बट मैं आपको विस्फोटक जानकारी है आपके दो पास। टुक बोल रहा हूं आपको। एयरफोर्स एस्टेब्लिशमेंट्स, इंडियन आर्मी, मैकेनाइज्ड फोर्सेस कहां पर हैं, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो ज्योति को ऐसे नहीं है कि ज्योति को बोला गया कि आप फोटो खींचिए। ज्योति को बोला गया ये सेंसिटिव लोकेशन है, ये लेह में है, ये हिसार में है, ये दिल्ली के एक आप घूमती रहो, ट्रेवलर आप बन बाहर के, जाके फोटो खींचिए, ट्रेवल ब्लॉगर बन के घूमते रहो, पैसे हम दे रहे हैं और हमें घूमते सूचनाएं रहो। देते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टियां आलीशान हो रही हैं, आपको बिजनेस क्लास टिकट मिल रहा है, अटारी बॉर्डर से आपको रिसीव किया जा रहा है मर्सिडीज में। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पता क्या है आज हमारे देश में ब्रजेश जी? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक सच्चे नागरिक हैं तो आप इस देश के लिए जूझ रहे हैं। बट अगर आप एक नालायक नागरिक हैं और आपको अगर पैसा ही कमाना है तो तरीके इतने हैं। अगर आप आज की डेट में किसी टीवी शो में किसी को लेके आइए और उसको बोलिए मोदी जी को गाली देगा, मैं बता रहा हूं कल उसके 1 लाख फॉलोअर होंगे। यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में मैं बता रहा हूं कोई भी एल्गोरिथम देखिए किसी भी सोशल मीडिया का, खरीद के यूट्यूब में काउंट बढ़ाए जाते हैं। तो आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है भारत सर, में, एक क्लैरिटी बट और पैसे दीजिए, दे फिर के डिबेट को आगे यूट्यूब बढ़ाता हूं कि हैंडल कर रहा है पाकिस्तान का एजेंट। एक हिंदू तो आपके महिला, 4 लाख फॉलोअर हैं यूट्यूब में। सर एक हिंदू महिला, वो भी सोशल मीडिया पर फेमस, जी। वो बाघा बॉर्डर से 3 बार पाकिस्तान जाती है, उसके वीज़ा आसानी से प्रोसेस होकर मंजूरी मिल जाती है, उसको पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स दूतावास में पार्टी देते हैं, खुलेआम उसको वीडियो डालती है। ये हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को क्या हो गया था? उन्हें इस बात की भनक नहीं लगी? मैं आपको कुछ अलग बताता हूं। इनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको बताता हूं। अगर आपने किसी मिलिट्री यूनिट की फोटो ली है, अगर आपने 10 जगह की फोटो ली है, तो मैं आपको आज पकड़ के बोल सकता हूं कि आप देशद्रोही हैं। बट अगर आप एक जगह खड़े होकर फोटो लेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि मैं तो उस पहाड़ की फोटो ले रहा था, यूनिट आ गई, हंसी मजाक हो गया। तो एक जो एविडेंस बिल्डिंग होता है, आप देखिए चाहे वो दिल्ली के राइट्स हुए हों उस टाइम पर, जो सिविल राइट्स हुए थे, ठीक है, जिसके अंदर बहुत लोग गिरफ्तार हुए और काफी हमारे में एंग्स्ट था हमारे सिटीजन्स में कि सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही। अगर आप बहुत ही पहले एक्शन लेंगे तो आप उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। चौहान साहब ने बताया, चौहान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और आप भी उसको कंफर्म कर रहे हो। तो जब तक कि आपका कॉम्प्रोमाइज बड़ा नहीं हो रहा, आप उसको ढील दीजिए। बट हाँ, अगर यही ज्योति किसी पार्टी में घुस के इंडियन आर्मी की यूनिट में इन्फिल्ट्रेट करती तो मेरे ख्याल से थोड़ा और पहले पकड़ लेते। तो आई थिंक बहुत शुक्रिया सर। रोप हैज टू बी गिवन फॉर दिस कनेक्टिविटी। प्लीज कंटिन्यू विद अस। मैं रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी को
आमंत्रित करता हूं। हीरो वाजपेयी जी, शुक्रिया आपका। आखिर हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटीज़ ने दबोचने में कामयाबी हासिल की जो भारत के लिए सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे थे। हालांकि अभी इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन हम उन्हें गद्दार तो कह ही सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के क्रेडिबल इनपुट्स इंटेलिजेंस के हमें मिले, देश की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज़ किया जा रहा था। सर, आखिर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? वाजपेयी जी। देखिए, मुझे लगता है कुछ लोग लालचवश, कुछ लोग हनी ट्रैप में और कुछ लोग अन्य पैसों के लालच से या किसी और तरीके से इन एजेंसियों के जाल में फंस जाते हैं और वो गद्दारी करना देश के साथ शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कोई भी हिंदुस्तानी अपने मन से ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन लालचवश या परिस्थितियों बस या किसी ट्रैप में फंस के इस तरह का कार्य करता है। और इस तरह की एजेंसियां पहले भी पकड़ती रही हैं ऐसे लोगों को, और तमाम कारण आए। और देश, विश्व की तमाम ऐसी एजेंसियां जो जासूस एजेंसियां हैं तमाम देशों की, वो इस तरह के लोगों को अपने ट्रैप में फंसाकर अन्य देशों में, तमाम देशों में जासूसी के काम में लिप्त रखती हैं। और ये एक उसी का हिस्सा है। हमारी एजेंसियां पहले भी लगातार पकड़ती रही हैं और अभी भी ये घटना होने के बाद जिस तरह से सतर्कता बढ़ती जा रही है, ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। मुझे लगता है आज आपने बहुत बेहतरीन शो रखा है। आपके शो को देखने वाली जो जनता है वो अवेयर होगी कि किस तरह ऐसे लोगों से बचा जा सके और ऐसे लोग जो हैं, जो कार्य में लिप्त हैं, उन पर नज़र भी बनाई रखी जाए। एक जागरूक नागरिक का ये भी कर्तव्य है कि अपने अगल बगल कुछ लोग जो रातों रात यूट्यूबर हो गए, महंगी कारों से चलने लगे, उनका पूरा हुलिया बदल गया, ऐसे लोगों की सूचना भी एजेंसियों को दें। मुझे लगता है आज आपने बहुत बढ़िया विषय रखा है अवेयर करने का, और एक पूरे दुश्मन के खिलाफ जो ये स्लीपिंग सेल हैं, इन पर निगाह रखने का एक बहुत, और इनसे सचेत रहने के लिए आज आपके शो का बहुत ही मैं धन्यवाद देता हूं कि ब्रजेश जी आज आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी। प्लीज़ कंटिन्यू विद अस। और मैं दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, इस देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा रहेगी तो आप सबकी राजनीति भी चलेगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये भी कर्तव्य होना चाहिए कि आप अपने फॉलोअर्स में, आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच, आप जनता के बीच भी अवेयरनेस फैलाएं कि अगर कोई भी देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता को कंप्रोमाइज़ करता है तो तत्काल उसकी सूचना दी जाए, क्योंकि सबसे पहले ये देश है, उसके बाद बाकी लोग हैं। आप लोग का ये भी कर्तव्य है। देखिए ब्रजेश जी, देश की जो जाबाज सेना है उसके शौर्य प्रताप और पराक्रम को हम सल्यूट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जिस तरीके से देश की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनको सबक सिखाने का काम किया, लेकिन उनका मोराल कौन तोड़ रहा है? इस तरीके के स्पाई, इस तरीके के जासूस लोग और इस तरीके के लोग जो है, अगर ये चिन्हित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और आप बता रहे हैं कि आप, पूरी दुनिया बता रही है कि ज्योति मल्होत्रा, जो ज्योति रानी मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान के किन सोर्सेस के आधार पे गई हो? उसके सोर्स कौन से थे? बीजेपी का टोपी लगा करके क्यों घूमती थी वो? बीजेपी से उसका क्या कनेक्शन था? सरकार में बैठे लोगों से उसका क्या कनेक्शन था? उस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कैसे लीक कर रही थी वो, कैसे पहुंचा रही थी वो? भाई इन सब चीजों की छोटी छोटी चीजों, क्लैरिटी नहीं हुई कि ज्योति रानी के पास कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का एक्सेस था। अभी थोड़ी देर पहले हिसार पुलिस के मैंने एसपी का स्टेटमेंट भी पढ़ा है। फिलहाल अभी जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना हो, हमें जंप करने में थोड़ा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का विषय है। नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का विषय नहीं है। आज की तारीख में ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ी अवेयरनेस पे काम करो। ये लैक ऑफ इंटेलिजेंस है या नहीं? या लैक ऑफ इंटेलिजेंस को मत कहिए आप, फेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस है, फेल है ये सरकार। इनका सूचना तंत्र इस सरकार का पूरी तरीके से फेल है। 11 साल इनको हो चुका, 11 साल में इनकी इंफॉर्मेशन ये 8 जिले से 12 स्पाई, 12 जासूस जो पकड़े जा रहे हैं। इट्स कॉज ऑफ डीप कंसर्न। जी बिल्कुल है। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लीडर हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आप लोगों का और हम सब का मीडिया में होने के नाते एक कर्तव्य है कि हम सब देश की एकता, सुरक्षा और अखंडता पर काम करें। सर, इनको पकड़ने में हमें क्या सहायता करनी चाहिए? और दूसरा, ये ज्योति रानी का केस हो या बाकी उसके साथ 10 और भी जो जासूस जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, ये पकड़े गए हैं, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? हमें किस तरह की सावधानी की आवश्यकता है? देखिए ब्रजेश भाई, 2 चीज़ें बड़ी साफ हैं। जासूस की एक ही सज़ा है, अगर जासूस कन्फर्म होता है तो उसकी सज़ा मौत है, और ये पूरी दुनिया में एक ही तरीके का है कि जासूस को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी सुरक्षा एजेंसियां बड़ी ताकत से, बड़ी मेहनत से काम करती हैं। उसमें
काफ़ी इन्फॉर्मेशन वो ट्रैक करती हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन अभी DS चौहान साहब ने भी बड़ी अच्छी सारी बातें बताई, कर्नल साहब ने भी बताई। ये तो खैर खुद ही इंटेलिजेंस के नाम DG रहे थे, तो इनके पास तो काफ़ी क्लासीफाइड नॉन क्लासीफाइड सिचुएशंस हैं और काफ़ी लोगों को इन्होंने बड़ी बहादुरी से पकड़ा। तो खाली हम ये कह दें कि साहब हमारी एजेंसियां या हमारा, सबसे बड़ी चीज़ होती है एक राजनीतिक माहौल, नेतृत्व समाज का। समाज के नेतृत्व में अगर एक स्थिरता होगी, राजनीतिक माहौल होगा, तो निश्चित तौर पर हम इसको पकड़ने में बहुत अरसे में कामयाब हो जाएंगे, कम समय में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब राजनीतिक नेतृत्व और माहौल आपके इस सारी चीजों को अविश्वास में पैदा करेगा, अविश्वास की खाई बढ़ाएगा, सांप्रदायिकता की खाई बढ़ाएगा, तो निश्चित तौर पर ऐसे माहौल में एक बड़ी दिक्कत होती है, एक जेस्टेशन पीरियड होता है, संक्रमण काल आता है। दुर्भाग्य से जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इनके समय में एक राजनीतिक संक्रमण काल चल रहा है। वो होता कैसे है वो आपके सामने है। कभी कहीं पर उल्टे सीधे नाम पर, कभी कहीं गाय मारने के नाम पर 4 लोगों को मार दिया जाता है, कहीं मस्जिद में जाकर के आप वो करने लगते हैं, कहीं आप गुरुद्वारे में जाकर के चढ़ के झंडा लगाने लगते हैं, कहीं बाजार पे अपना झंडा हम लगाने सबको थोड़ी चिंता करनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी के भीतर सुनिए ISI जैसी सर, खुफिया बहुत संस्था महत्वपूर्ण बात है, 2-3 बस, हमारे भीतर इतना डीप पेनिट्रेट कैसे 10 सेकंड और दे दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं आपको एक चीज और कहना चाह रहा था, जो सबसे बड़ी बात है, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार तो हमारे वो गोदी मीडिया के चैनल हैं, जो पाकिस्तानी लोगों को अपना गेस्ट बना करके बैठते हैं, रुपए देते हैं डॉलर में। हमें आपको पैसा नहीं सर, देते, मैं उम्मीद कर रहा था उनको देते हैं डॉलर कि में। आप देश की एकता, सुरक्षा, अखंडता को लेकर इस गंभीर परिचर्चा में अपने कुछ इनपुट्स देंगे, लेकिन अब गाय और गोदी मीडिया इससे ऊपर ही नहीं हो पा रहे हैं सर। थोड़ा कुछ आज इनपुट ऐसे दीजिए कि हमारे काम आ सके। नहीं लगता ये कहने के लिए बहुत है, गोदी मीडिया क्या कर लेगा सर सर? भाई? नहीं, अरे क्या नहीं कर रहा है? $500 में पाकिस्तानी आर्मी के एक्स आर्मी वालों को यहां पर बैठाता है, क्या वो इंफॉर्मेशन नहीं ले जाते होंगे? अरे सर, डिबेट से आप ही बोलते होगे, अब आप क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो? कुछ नहीं दोगे आप तो पॉलिटिकल आदमी हो, आप तो सरकार की आलोचना कर देते हो। वो तो हमें नहीं पता ना। आज की डेट में खाली ज्योति मल्होत्रा का नाम मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि आज आप कुछ चैनल गद्दारी जब कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग और अच्छे इनपुट उपलब्ध कराएंगे। और हीरो वाजपेयी तो इस उम्मीद में थे। हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि आप बचा रहे हैं अपने लोगों को, आप आदर्श प्रवक्ता हैं उनके और आप कुछ ज्यादा बेहतर जानकारी देंगे, लेकिन आप गाय और गोदी मीडिया से ऊपरी नहीं हो रहे हैं। आज मैं भाजपा कांग्रेस, लेकिन मीडिया को तो कहना पड़ेगा, जिन लोगों ने एक्स आर्मी मैन पाकिस्तानी लोगों को बैठाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनके खिलाफ भी तो हो, जो कांग्रेसी प्रवक्ता उनकी डिबेट में गए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हाँ, सबके खिलाफ। और आप भी गए थे सर? अगर कांग्रेसी प्रवक्ता को ये हाँ, मैं नहीं गया, आज तक किसी डिबेट में नहीं गया। अच्छा, ठीक है। अगर कांग्रेसी प्रवक्ता को ये जानकारी है कि वहां पाकिस्तानी बैठा है, तो उसके खिलाफ भी हो कार्रवाई। ठीक। तो ये हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि आज आप बड़े, अरे सुनिए तो, गुस्सा थूको, सुनो तो। ये हीरो वाजपेयी कह रहे हैं कि क्या मेकअप करके सुरेंद्र राजपूत जी बैठे हैं, आज बड़े हैंडसम लग रहे हैं। नहीं, अरे सर, मैं ये सब बातें नहीं, लेकिन देश की एकता अखंडता का सवाल है। थैंक यू सर। जो नोएडा मीडिया के चैनल पाकिस्तानियों को जाने दो सर, हमारे भाइयों को गाली दे रहे हो सर। अगर कार्रवाई वही नहीं मिले करवाएंगे गरीब, आप, तो माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी या मीडिया को तो जिसे देखो वही माँ बहन की गाली ऐसे देके लोगों निकल के खिलाफ कठोरता जाए। से इस समय कार्रवाई सबसे होनी चाहिए। दयनीय हालत है तो मीडिया की, सबसे गाली खा रहा है। वीरेन जी हमारे साथ अरे मौजूद मीडिया हैं। क्या दयनीय हालत? मीडिया तो अरे गरीब कम्युनिटी है, क्यों गाली देते हो मीडिया को? लाहौर को, गरीब लोग हैं बेचारे, इस्लामाबाद को, सबको जीत आया, गरीब लोग हैं, वापस कर दिया। इनको क्यों गाली दे रहे हो? गरीब है बेचारे। अरे गरीब लोग हैं लोग। अरे सर रुक जाओ सर, आप पाकिस्तानी लोग 60 साल सत्ता में रहे हो सर, आपकी अमीरी है सर, पेमेंट करते हैं बेचारे मीडिया वाले गरीब लोग। वीरेन जी बताइए भाई, ये जासूस कहाँ से पकड़े जा रहे हैं? डॉलर में देते हैं। ओके वीरेन जी, इसका इम्पैक्ट बताइए सर। वीरेन जी देखिए ब्रजेश जी, एक बात तो साफ है कि भारत में आतंकवादियों से लड़ने के साथ साथ पहले देश के भीतर छुपे गद्दारों से भी लड़ना है, जो जासूसी करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने आई है। और जिस तरह से दीमक पूरे पेड़ को खोखला कर देती है, उसी तरह से ये गद्दार और जासूस लोग देश को खोखला करना चाहते हैं। लेकिन हर चीज़ का इलाज है। ये जिस तरह से
आज युवाओं को, तमाम लोगों को गुमराह करके कश्मीर में ये तो आरोप लगते रहे कि नेता तक भी जासूसी करते हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत सारे कश्मीर के संगठन ऐसे हैं। आज ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा अनकंट्रोल्ड और लोकप्रियता और कहा जाए नाम पैदा पैसा पैदा करने का कैसा चस्का लग गया है लोगों को कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं और इसी ग्लैमर चकाचौंध पैसे की आवश्यकता में वो सब कुछ गंवाने को आ जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जिसको कहने पे घर में एक गिलास पानी ना मिलता हो, वो भी यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े दावे करता है। घर में पानी से आपका क्या मतलब है? जिसकी कोई औकात हैसियत नहीं है वो भी सब ज्ञान बघाड़ते। हर आदमी ज्ञानी हो गया है। हर आदमी आज के ज़माने में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। बड़ी दुर्भाग्य है कि उसके लिए तरीके, उसके लिए खबरें चाहे जो हो ये अपनाई जा रही हैं। ब्रजेश जी, हम लोगों ने बचपन में सुना कि जयचंद बहुत बड़ा गद्दार था, लेकिन जयचंद असली में बहुत बड़ा राजा था, बहुत हिम्मत वाला राजा था, बहुत बड़ा नाम था। लेकिन कहानियों ने आज तक उसकी बदनामी में उसका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन आज लोग वतन के साथ गद्दारी कर रहे हैं और इनको कैसे भुलाया जाए, इनको कैसे छोड़ दिया जाए? खुलेआम जो लोग गद्दारी कर रहे हैं उनके साथ उनको सजा तो मिलनी चाहिए। वैसे ज्योति मल्होत्रा तो 3 बार पाकिस्तान गई हैं। हमारे देश में तो कई महिलाएं कई बार पाकिस्तान गई, कई साल रही और फिर लौट आई हैं। एक नहीं, बहुत बड़े बड़े नाम गए हैं। अरे वो सीमा हैदर तो बिना वीजा के भारत में रह रही है। हाँ, ये तो बच्चे पैदा कर लिए। तो भारत को उससे जासूसी नहीं करानी है ना। ये तो जो कमजोर लोग होते हैं वो षड्यंत्र करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अभी तक राहुल गांधी परेशान रहे कि कांग्रेस में जासूस घुसा है। अब पूरा देश परेशान है इस समय कि जासूस पाकिस्तान ने छोड़ रखे हैं। कितना मजाकिया स्थिति बनी हुई है सच में। जिस देश के पास खाने के लाले हो, पहनने कपड़े ना हो, महंगाई चरम पर हो, वो देश विदेशों से मिले हुए फंड को जासूसी पर भारत में या अपनी अय्यासियों पर खर्च करता है। वो उस देश के नागरिकों के साथ कितना बड़ा छल कर रहा है, कितना बड़ा उनके साथ धोखा कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और भारत तो एक बहुत विशाल जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, आप उनको प्रभावित कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इसमें बहक जाते हैं, नौजवान भी। ज्योति मल्होत्रा भी उसी में से एक हो सकती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम 140 करोड़ के देश में कौन सा ऐसा यंत्र रखे हैं कि ये जासूस है उसको पहचान लेंगे और उसकी निगरानी कर सकें? बहुत कठिन काम है ये नियत से जुड़ा हुआ मामला है कि आपकी नियत इस देश को लेकर क्या है। और बेरोजगारी, ग्लैमर और कहा जाए धर्म, इन सब चीज़ों ने लोगों को जिस तरह से प्रभावित किया है, अंधा बनाया है, वो देश के साथ गद्दारी करने में भी नहीं चूकते हैं। तो बस इतना कहूँगा कि भारत में गद्दारों की श्रृंखला बहुत पुरानी रही है जी, लेकिन हम हर गद्दार से निपटते आए हैं। जब पाकिस्तान से निपट लिया तो गद्दार कौन बड़ी चीज़ है? देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव, ईमानदारी और निष्ठा, ये हम लोगों को सिखाई जाती है बचपन से। संविधान में भी है, अब जो सरकारी सेवक हैं उनको भी। लेकिन तमाम बार लोग पकड़े गए हैं। अब वो संसाधनों के असमान वितरण की वजह से भी लोग इसमें जाते हैं और लालच में भी जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे एक्सपर्ट लोगों ने कही हैं, लेकिन मैं 2 लाइन में कहूँगा, आप सुनिएगा कि न खून से, न शहादत से, न सिसकियों से, न संतापों से हिंदुस्तान सदा मात खाता है आस्तीन के सांपों से। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी ऊंची और बड़ी सारगर्भित बात इस घटनाक्रम को लेकर कही है। आपका बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद बहनों भाइयों। मैं इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करूंगा। उत्तर प्रदेश में इंटेलिजेंस के फॉर्मर चीफ और डीजीपी रह चुके DS चौहान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चौहान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इंटेलिजेंस गैदरिंग और स्पेशली एडवांस इंटेलिजेंस गैदरिंग के मामले में दुनिया की किस जासूसी संस्था को आप ज़्यादा इक्विप्ड और ज़्यादा बेहतर मानते हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई होप कि मैं कोई आपसे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा हूँ। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो इतनी अच्छी डिबेट आपने कराई है इसको सुनते हुए जी, लेकिन मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को रीअश्योर करना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है वो सुरक्षित हाथों में है और हमारी जो जितनी एजेंसीज़ हैं, स्टेट की हों, सेंटर की हों, बहुत उम्दा कार्य कर रही हैं। इंटेलिजेंस के बहुत सारे जो काम होते हैं वो कभी दे नेवर सी द लाइट ऑफ द डे, मतलब दिन की रोशनी में कभी आते नहीं बाहर और रात के अंधेरों में ही ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है इस पर। और रही इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बात, तो मैं कहूँगा कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटरनल एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो और एक्सटर्नल एजेंसी है RAW, ये टॉप 5 की कैटेगरीज में आती है। और इज़राइल की एजेंसीज जो है वो भी बहुत विश्व में बहुत अच्छी मानी जाती है, CIA अच्छी मानी जाती है और ISI भी इसमें काफ़ी महारत हासिल किया है। लेकिन ISI को हर बार भारत ने मात दिया है और इसका उदाहरण अभी है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो लोग कह रहे हैं कि साहब उनका ऐसा काम है वैसा काम है, उनको जब भारत ने हमला किया तो उनको हवा तक नहीं लगी। इस बार भी नहीं, पिछले बार भी, पुलवामा के बाद भी, उड़ी के बाद भी उनको कभी हमारे किसी ऑपरेशन की जानकारी नहीं हो पाई। तो हमारा काउंटर इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस ये है कि इंडिया एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ हमेशा गवर्नमेंट को प्राथमिकता दी जाती है और हमारे जितनी सरकारी एजेंसीज होती हैं ये बैकग्राउंड में काम करती हैं और ऐसा ही होना चाहिए। यही हमारे देश की खूबसूरती है। और ISI के बारे में आप क्या सोचते हैं और कि उनकी फंक्शनिंग, जैसा कि अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि काफ़ी पुराना एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार से उनको बहुत फंड भी मिलता है, सरकार से उनको प्रायोरिटी भी मिलती है और सरकार और उनका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ISI पर काफ़ी निर्भर भी है। देखिए ISI के लिए काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं, काफ़ी किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो पाकिस्तान में इतनी समस्याएं हैं, बलूचिस्तान की है, खैबर पख्तूनवा की है, तो उसको पार पाने में वो विफल हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही वो ग्रेट एजेंसी है, आउटस्टैंडिंग काम कर रही है। इतना ज़रूर है कि उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर ISI की बहुत पकड़ मजबूत है और वो अपने हिसाब से बादशाह को बनाते हैं, बादशाह को गिराते हैं। हमारे यहाँ ये कभी हो नहीं सकता। हमें अपने एजेंसीज़ पे गर्व है, हम अपनी सीमाओं में रह के काम करते हैं और हमारी देश की जनता अपने सिरमौर को चुनती है और उसी के आधार पर हमारा देश चलता है। हमारे देश में कानून का राज है, ISI के लिए कोई कानून का राज नहीं है। किसी को भी पकड़ लेते हैं, किसी को भी गायब कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के इतने केसेस हैं हैबियस कॉर्पस के और हर बार वहाँ जनता इस बात को आंदोलित रहती है कि सब लोग गायब कर दिए गए। हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, तो हमारा उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो एक मैं ये कहूँगा कि मिडिवल एजेंसी है जो मतलब 500 साल पहले, 700 साल पहले जैसे लोग काम करते थे उस तरह से वो काम करते हैं। जी। हमारा वो ऐसा काम नहीं है। वी आर ए टेक्निकली प्रोफिशेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निकली प्रोफिशेंट कंट्री। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश के नागरिक ये एश्योरेंस चाहते हैं कि हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी RAW रॉ और इंटरनल हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो जो उसमें सम्मिलित अगर मैं मानूं, तो क्या ये देश अश्योर रहे कि हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटीज़ अच्छा काम कर रही हैं, देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता बनी रहे, इसके लिए बेहतर इनपुट्स आ रहे हैं, कोई सुधार की आवश्यकता? मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सभी एजेंसियां मिलकर, सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज
स्टेट में किसी की भी सरकार हो, सेंटर में किसी की भी सरकार हो, एजेंसीज़ का कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, हाईएस्ट लेवल का है और जनता को कोई भी शक नहीं होना चाहिए। ये लगातार इस पे वर्क होता रहता है, लगातार इस पे काम करते रहते हैं जी और देश एकदम सुरक्षित हाथों में है। जी और एक बार नहीं 100 बार हमारे एजेंसीज ने ये करके दिखाया है, साबित करके दिखाया है कि वो किस तरह का आउटस्टैंडिंग काम करते हैं। बहुत मैं आपको शुक्रिया एक सर। उदाहरण दिलाता हूँ हाँ प्लीज 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 कि कंटिन्यू। इंडियन मुजाहिदीन कैसे खत्म हुआ इस देश में। जी ये पूरा इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम था, आईबी का, रॉ का, स्टेट इंटेलिजेंस का मिलके तब इसको ख़त्म किया उन्होंने जो है। तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स हैं, हम इस पर बहुत ज़्यादा बोस्ट नहीं करते हैं बिकॉज इंटेलिजेंस की सबसे पहली जो क्राइटेरिया होती है वो होता है लो प्रोफाइल होके काम करना। कभी वाह। पब्लिक प्रोफाइलिंग नहीं हम लोग बनाते हैं अपना, वाह। और चुपचाप हम लोग काम करते हैं। क्या शानदार बात कही, बहुत मतलब आई रियली अप्रिशिएट सर, आपका ने इस देश की जो सेवा की है, हम सब आपके बहुत आभारी हैं। मैं ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी को इनवाइट करता हूं डिबेट में। खन्ना साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कम्युनिटी को देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं आईएसआई से, हम कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, जो मेन इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया में जो सक्रिय हैं, मेन बताना चाहूँगा। आपको पता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है अमेरिका की है, MSS है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सर्विसेज, मोसाद ने बहुत अच्छा कारनामे किए हैं अब्रॉड में, मतलब दूसरे देशों में जाके। रॉ है, MI पहले 5 होती थी, अब MI 6 हो गई है, जो कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और ISI भी उसमें शामिल है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो इंटरनल हो, वो ब्यूरो है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारा, SSB है, फौज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, BSF जिसमें BSF भी शामिल है, CRPP, सबके पास जो है अपने अपने इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं और दायरे हैं। अनफॉर्चुनेटली DGP साहब बोल रहे थे कि अच्छी कोऑर्डिनेशन है, पर इस बात से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है JNK में जब ऑपरेट कर रहा था, तो वहाँ पे जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, चाहे वो स्टेट की हो जिसमें पुलिस शामिल थी, या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो, ये इसीलिए मैंने सबको एक सामूहिक नाम दिया, इंटेलिजेंस कम्युनिटी। जी हाँ, तो वो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करती हैं, रियल टाइम नहीं करती हैं। उनको ये होता है कि हम कुछ एक्शन ले ले अपने बल पे, तो हमारे लिए जो है अच्छा नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारी चूक हो रही है। दूसरा, अभी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ थे, वो बोल रहे थे कि इंटेलिजेंस वाले क्या कर रहे हैं, कहीं सक्सेस नहीं हो रही, ये कैसे, ये ज्योति मल्होत्रा का केस हो गया, इतने लोग कैसे इंटेलिजेंस में हैं, हर जगह, मतलब वो बोलना चाह रहे थे। मैं ये समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस कोई इजी काम नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं आपको सोर्स बनाने में, इंटेलिजेंस गैदरिंग करने पे, उस पे एक्ट करने के लिए। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि जब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें से एक नेता छोड़ के जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है, जबकि वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ी नहीं है, तो वहां पे इनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग कहाँ चली जाती है? वो अपने लोगों को तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां उनको इंटेलिजेंस नहीं मिलती। यहाँ एक सर, आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि ये लोग अपने यहाँ भी एक इंटेलिजेंस कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं? नहीं, आप ये देखिए कि 140 करोड़ हमारे हिंदुस्तान की जनता है, कहाँ इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो कर सकती है। अब मैं रॉ का एग्जांपल दूंगा। रॉ इसलिए कर सकती है क्योंकि आगे जो है दुश्मन हमें पता है कि कौन है, पर इंटरनली जो है हमें नहीं पता चल जाता, बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती पर है, करेक्ट। बहुत ही टफ काम है सर, स्पेशलाइज्ड काम है। मैंने तो चौहान साहब का करियर देखा है, पर मैं तो स्टेट इंटेलिजेंस में ही इनको देखा हूँ। मतलब इनसे बात करना मुश्किल होता था, ये मिलते ही नहीं थे, इनको खोजो कहीं तो पता चला कि इनसे मेरी मुलाकात साल भर बाद हो पाती थी, इतने लो प्रोफाइल रहते थे। ब्रिजेश जी, जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, कई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आती है और कहीं जो है वो फेक भी होती हैं।
तो आपको हर रिपोर्ट जो आ रही है आपके पास उसको आपको एनालाइज करना है, correct, उसको आपको वेरीफाई करना है, तब आप एक्ट कर सकते हैं। सर मैं डिबेट अगर थोड़ा आप सा आगे हर- बढ़ाना चाहता हूं सर, थोड़ा सा वक्त का भी अभाव है सर। जी। मैं कर्नल रोहित देव जी को इनवाइट करना चाहता हूं। कर्नल साहब, क्या इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो भारत की है, एक्सटर्नल या इंटरनल, स्टेट की या सेंटर की या मिलिट्री की या अन्य हमारी जो संस्थाओं की, तालमेल का अभाव है या नहीं? नहीं, तालमेल की मैं सहमत हूँ ब्रिगेडियर खन्ना से। तालमेल की जरूरत है, वो तो हम सबको स्पष्ट है। और काफी सिविल मिलिट्री लाइजन होते रहते हैं आजकल, कोर लेवल पे भी होते हैं, कमांड लेवल पे भी होते हैं, डिव लेवल पे भी होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर ईस्टर्न कमांड में भी, तो वो हो रहा है। मैं आपका एक तरफ आपका जिक्र करूंगा, एक तरफ वो ये है कि करना क्या चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक तौर पे भारत को अपने एसेट्स डेवलप करने होंगे, अपने एम्बेसीज के, दूतावास के थ्रू अपनी डायस्पोरा को मिलाना होगा अपने साथ, जो कि सक्षम है काफी मैसेजिंग करने के लिए और काफी इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। एंड जब मैं डायस्पोरा बोलता हूं तो इंटेलिजेंस फाइनेंशियल भी होती है, जो इंडस्ट्री से आएगी, कुछ होती है जो आपकी किसी इंस्टीट्यूशन एनजीओ से आते हैं, वो आपको डेवलप करने की बहुत जरूरत है भारत को, क्योंकि हम उस तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। दूसरा है जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो एक नागरिक की जो अवेयरनेस लेवल होनी चाहिए। आप देखिए, एक जो इजरायली बच्चा होता है, बच्चा वो जब ग्रो करता है अपने कंट्री में, उसका सेंस ऑफ अवेयरनेस इंटेलिजेंस के तरफ, सिक्योरिटी के तरफ क्या है, और हमारे जो बच्चे हैं उनका क्या है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसको कि हमको ठीक करना है। तीसरा है हमारा कि हमको अपनी टेक्नोलॉजी जो हमारी एज है उसका यूज करना चाहिए। आज के डेट में आप कैमरा फ्लैश करके कोई भी गैर कानूनी चीज आपको होती हुई दिखती है, आप फोटो खींच के उसको आप भेज सकते हैं। तो कॉल सेंटर, हेल्पलाइन इंटेलिजेंस एजेंसीज के होने चाहिए, जिसके ऊपर कि आपकी ये मैसेजिंग नॉर्मल जानी चाहिए। अगर मैं जा रहा हूँ शांति पथ पे दिल्ली में और मुझे लगा कुछ शकीय लोग घूम रहे हैं किसी एम्बेसी के आसपास, तो मैं उसको अगर रियल टाइम में पिन कर सकूं एंड वो बिल्कुल डिस्क्रीट तौर पे जाए एज अ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, बिना मेरा नाम आए। बहुत अच्छी तो बात मैं समझता हूँ आपकी कि मैं सहमत हूं आपकी इस बात जो से। नेटवर्क सिस्टम, एक इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम भारत में होना चाहिए जो आम आदमी को सीधे इंटेलिजेंस से कनेक्ट करे, आम आदमी को भी, एजेंसीज को भी, तो सबका सोर्स एक हो। एंड एजेंसी का क्या है, जो ब्रिगेडियर खन्ना साहब बोल रहे थे कि इसको बड़े लूज लैंग्वेज में हमारे बोलते हैं वन मैनशिप, अपमैनशिप की, किसने ये इंफॉर्मेशन को यूज किया। तो आप उस इंफॉर्मेशन को जायज तभी करिए जब वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू नेटवर्क में गया हो। तो क्या होगा कि उसका यूज भी लोग कर सकते हैं, और जो सतर्कता लेवल है आपके जो कम्युनिटी की, सोसाइटी के, फॉर एग्जांपल आप देखिए पहलगाम वाला जो इंसिडेंट हुआ, तो पहलगाम वाले इंसिडेंट में लोग बात कर रहे हैं रिस्पांस टाइम, ठीक है। तो रिस्पांस टाइम की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपका जो डिसेमिनेशन है इंफॉर्मेशन का वो रियल टाइम में नहीं हो रहा। दिल्ली है, शहर है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सब कुछ लगा हुआ है। तो आप उसकी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण इनपुट आपने कर्नल साहब दिए हैं। मैं इस पर चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी मेरे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी जी, बड़े अच्छे सुझाव आज की परिचर्चा में आए हैं। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप, चूंकि रूलिंग पार्टी हैं, आप इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा कि आप आज धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने बहुत अच्छा विषय चुना। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि चर्चा में जो भी प्रबुद्ध जन आए, चाहे वो किसी पार्टी के प्रवक्तागण हो, मुझे लगता है देश जिस परिस्थिति में गुजर रहा है उसमें मीडिया को दोष ठहराना कि कोई भाजपा का झंडा लगाए थे, कोई कांग्रेस की टोपी पहने थे, मुझे इससे बेहतर है कि इस तरह की डिबेट हो। जो लोग एक्सपर्ट हैं इसके और जो राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, उन्हें इसमें बराबर से अपनी हिस्सेदारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है एक देश के जनमानस को अवेयर करने का वक्त है। आपने आज विषय उठाया, मैं आपको पुनः धन्यवाद का पात्र करता हूँ। और जो हमारे आदर्श प्रवक्ता आज मीडिया से बहुत नाराज है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो अपनी नाराजगी, अच्छा, लोगों को पता नहीं होगा बीजेपी वालों के आदर्श प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हैं, जिसका जिक्र वाजपेयी जी कर रहे हैं। और देखिए क्या शानदार इनका कॉम्बिनेशन है। लोग बेवजह लड़ते रहते हैं, जनमानस तक पहुंचानी चाहिए। नहीं, मैं आपके आदर्श प्रवक्ता तक सीधे आपको कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ आदर्श प्रवक्ता जी बोल ही दें। हम बोलिए भाई सुरेंद्र राजपूत जी। नहीं, हीरो भाई है हम लोगों के। सच बात ये कि देश के मुद्दे पर हम सब लोग एक हैं ब्रजेश भाई, लेकिन तकलीफ होती है तब जब देश के मुद्दे पर भी तुच्छ राजनीति होने लगती है और टीआरपी का गेम होने लगता है। हमारी नाराजगी टीआरपी के गेम को लेकर है और जिसकी वजह से हमें मोल्स पैदा होने में बातें आती हैं यहाँ पर।
और हमारे यहाँ पर खाम में मोल पैदा होते हैं। मैं ये जो इंटेलिजेंस के साहिबान है, चाहे वो क्या नाम चौहान साहब हो, चाहे वो ब्रिगेडियर साहब हो, मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि काउंटर इंटेलिजेंस बिल्कुल पूरी तरीके से होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि बाहम यारों गुथे हुए हैं कायनात के सारे टुकड़े, एक फूल को जुम्बिश दोगे एक तारा चौंक उठेगा। इतनी कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि एक फूल को जुम्बिश मिले तो हमारी इंटेलिजेंस का जो तारा है वो पूरी तरीके से चौंक उठे। आज की डिबेट आपने वास्तव में बहुत अच्छी रखी, लेकिन हाँ, नोएडा के मीडिया चैनल अरे सर, हमारे दोस्तों को गाली पाकिस्तानी, अरे सब मेरे दोस्त हैं, क्यों आप चाहते हो मुझे गाली पड़े? आप अपना निपटो उनके अरे चैनल पे। दोस्त नहीं है, देश के गाली दुश्मन मत है। दिलाओ सर, सब दोस्त हैं हमारे सर, उनको गाली मत नहीं सर, दिलाओ। आपका वो चैनल कहेंगे सुन मिश्रा के जी देखते तुम्हारे हैं, चैनल पे इसीलिए राजपूत जी हमें गाली दे रहे थे, तुम कुछ बोले नहीं। इतना एकता है सर हम लोगों नहीं में, नहीं, इतना ये रहने पाकिस्तानियों को जो बुलाएगा तो उनका तो चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। हम हीरो भाई अरे दोनों हम लोग सब लेंगे। देखो मीडिया वाले अंत में एक है सर, हमारे दोस्तों गाली मत दो सर। ऑलराइट, आप दीपक रंजन जी। नहीं, आप दुश्मनों के साथ नहीं रह सकते। जो पाकिस्तानियों को बुलाएगा वो आपका दोस्त नहीं है। ऑलराइट सर, आप दीपक रंजन जी मुझे बताओ कि अवेयरनेस के लिए आपकी पार्टी कुछ इस पर करेगी? देखिए ब्रजेश जी, मैं आदरणीय चौहान सर की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक बड़ी गोपनीय बड़ी सीक्रेट रखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हुए फॉरेन मिनिस्टर वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि स्ट्राइक से पहले मैंने इनको इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आपके सैन्य ठिकानों पर मैं वार नहीं करूंगा, मैं आपके आतंकवादी संगठनों ठिकानों पर मैं वार करूंगा, मैं वार करने जा रहा हूं। आपने उनको आगाह कर दिया, कितने आतंकवादी हमारे हाथ से निकल गए, इसको आपकी श्रेणी में लेंगे, इसको आपकी इंफॉर्मेशन की श्रेणी में लेंगे। देखिए ब्रजेश जी, हम हमारे नजरों में हमारे अगर उसमें देखिए तो सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है धप्पा। हम लोग भी चोर सिपाही खेलते थे, सर भी खेलते होंगे। हम लोग जब चोर को पढ़ते थे धीरे से धप्पा मार के आए थे, तो ये अलग चीज होती नहीं क्या? अच्छा, उसके बाद पहले आप आगाह कर देते थे। सर्जिकल स्ट्राइक यानी कि सरकार में पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई कभी, इस हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं चला, आप पहले इन्फॉर्म कर दे रहे हो। और एक आधा चेस्ट थंपिंग ज्यादा परेशानी ये है, आधा कोई बात नहीं। आधा मिनट सर और लूंगा, आधा मिनट में आदरणीय खन्ना जी की बात मैं कहना चाहूंगा कि सर पार्टियां के नेता इधर उधर जाते हैं, ये सही बात है और लोग उनको रोक नहीं पाते हैं। लेकिन सर एक ही बार में अगर वो कोई नेता उनका दिखेगा ना दूसरी पार्टी में, उसी टाइम उसको पार्टी से बाहर रास्ता दिखाने का काम करती है पार्टी। सर मैं तो दिख जाने के बाद हर पार्टी अपने अंदर हम लोग अपने भीतर एक इंटेलिजेंस यूनिट भी बना, बिल्कुल हम लोग अगर जैसे छात्र सभा बनाते हो, प्रबुद्ध सभा बनाते हो, इंटेलिजेंस सभा ब्रजेश जी, हम देशवासियों पकड़े जाएंगे सब। हम देशवासियों को मैं देखो हीरो वाजपेयी सुरेंद्र राजपूत की और आपकी तो गारंटी ले सकता हूं, बाकियों की नहीं ले पाऊंगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का, चौहान साहब का, खन्ना साहब का, रोहित देव जी का, हीरो वाजपेयी का, सुरेंद्र राजपूत जी, दीपक रंजन जी, वीरेंद्र जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।